ओके, तो कल हम लोगों ने पावर और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। कितने टाइप पढ़े थे? कौन कौन से? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कल बताया गया था लास्ट क्लास में कि एवरेज का मतलब कब होता है। ठीक से बैठो। एवरेज पावर को कब डिफाइन करते हैं? टाइम इंटरवल के लिए। और इंस्टेंटेनियस पावर को कब डिफाइन करते हैं? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ऐसे ही बताया गया था। ओके, तो देखो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। कल बताया था नहीं फॉर्मूला लास्ट क्लास में? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। क्लियर है इतना? और एज वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। अरे वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। डी क्या है? एफ क्या होता? थीटा क्या होता? एंगल किन के बीच का? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे इधर W की जगह। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन टी है ना, एफ डी कॉस थीटा अपॉन टी हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना ये। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना? होगा। अगर इसका हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है? वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर में पढ़ाया गया था आप लोगों को ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, कोई भी नाम होता है इसका। ठीक है, नहीं देगा तो देख लेना, ये डाल देना, आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए की जगह एफ है, बी की जगह वी है, तो कॉस थीटा है। तो ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं इसको? ए डॉट बी। सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलती है वो कैसी होती है? स्केलर। कैसी होती है? स्केलर। सो पावर यहाँ पे जो है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। कल शायद बताया था ना? बताया था, याद है? नहीं बताया था? ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? पावर की बात हो रही है बच्चों। क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, हम इसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप चाहे इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल लो पावर का, या इससे निकालो, सेम आएगा। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन होता है T। ये पावर T पे कितना है? 1। ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -2 ऑलरेडी था T के ऊपर, एक माइनस और आ गया तो क्या हो जाएगा? MLT माइनस 3। ये होता है डायमेंशन ऑफ पावर। किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं है? नोट करो। नोट हो गया इतना? सबका? चलो अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए। एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं पहले इस पे। ठीक है, देखो इसकी जो पहली हमारी क्लास थी पावर की, लास्ट क्लास में बताया गया था P इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T और P इज इक्वल टू DW अपॉन DT। ये दो फॉर्मूले बताए थे एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। अरे हाँ या ना बोला करो। DW ओवर DT ये था। इसमें बताया गया था स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, इससे हमें क्या मिलता है? पावर। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो इन केस हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, वर्क टाइम ग्राफ है कोई, एक हमारे पास कोई ये वर्क टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ऐसा। तो ये t इक्वल टू 0 है, ये मान लेते हैं t इक्वल टू 5 है, ये मान लेते हैं t इक्वल टू 10 है। जो टाइम है वो यहाँ सेकंड में है। टाइम जो है वो सेकंड में है। तो जो वर्क है वो यहाँ जूल में है। क्या है? जूल में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वर्क है वो 5 है। बनाओ इसको जल्दी से। ए बी
ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड पावर। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है हमारे पास फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है। पावर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमें यहाँ पे 0 से 5 सेकेंड के लिए पावर निकालना है, 0 से 5। अभी बताया गया कि हम वर्क और टाइम ग्राफ अगर हमें दिया होगा तो उसमें अब अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उससे हमें पावर मिलता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, सब पता है तुम्हें। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें पावर फाइंड करना है, हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, 5। सो पावर इज इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 5, दैट मीन्स 1, और यूनिट क्या होता है, वॉट। क्लियर है, सिंपल है ना। ये जूल और सेकंड में इसलिए वॉट लिखा, जूल पर सेकंड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, उस केस में हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर यहाँ पे निकालना है 5 से 10 के लिए। तो यहाँ पे जो वर्क है वो कैसा है, कांस्टेंट है। 5 से 10 सेकंड में वर्क कितना है, कांस्टेंट है, कितना है, 5। 5 सेकंड पे वर्क कितना है, 5। 10 सेकंड पे ही वर्क कितना है, 5। तो यहाँ पे पावर कैसी है, सॉरी वर्क कैसा है, कांस्टेंट है। जब वर्क कांस्टेंट है तो पावर कुछ हुआ, कोई पावर नहीं। तो इस केस में पावर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि स्लोप 0 है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया ना बात को, कोई डाउट, ठीक है। लिखो, नोट करते रहा करो साथ में, समझ रहे हो ना, साथ में नोट करते रहा करो, तो उससे थोड़ा टाइम जो है वो बचेगा। जल्दी से लिखिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है। ठीक है भाई, तो ये जो पावर हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। इस चैप्टर के 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से, एक तो वर्क हो गया कंप्लीट, और दूसरा कौन सा हो गया, पावर हो गया। अब तीसरा टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा बचा हुआ है, एनर्जी का बचा है। थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, और दूर हो, प्यार है क्या दोनों में, किसको, बैग बीच में रखो, वेरी नाइस। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की। क्या बात करेंगे, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी का क्या मतलब होता है, बताएगा कोई, क्या होता है एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी बताओ क्या होता है, बताओ। द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम हम करते हैं तो वो किस कैपेसिटी से करते हैं, उसी को एनर्जी बोलते हैं। ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा एनर्जेटिक हम काम कर सकते हैं, कैपेसिटी कम होगी कोई काम करने की तो हम उसमें कम एनर्जी लगा सकते। ठीक है, और एनर्जी जो है इसका यूनिट क्या लिखते हैं, यूनिट क्या होता है इसका, जूल होता है। अरे भाई वर्क ही तो एनर्जी होता है, वर्क ही तो एनर्जी है। तो जो यूनिट वर्क का होगा वो यूनिट एनर्जी का होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब जो एनर्जी है वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन मेनली हमें पढ़ना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे बहुत सारे टाइप की होती है, हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होता है, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सा होता है बताइए, फर्स्ट कौन सा होगा, सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी आएगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, देखो कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल चल रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी पार्टिकल की मोशन की वजह से
किसी पार्टिकल की मोशन की वजह से पार्टिकल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिखिए इसमें द एनर्जी पजेस्ड by an object, the energy possessed by an object due to its motion called kinetic energy, किसी पार्टिकल की मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें, उसको आपने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी बोला है। समझ रहे हो ना? अब काइनेटिक एनर्जी का अगर जैसे हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, कोई फॉर्मूला होता है इसका, पढ़ा होगा, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसका डेरिवेशन कैसे होगा सुनो, कैसे निकालेंगे? एक कोई पार्टिकल माना, इसका मास कितना है? m। कोई एक ब्लॉक है, इसका मास कितना माना है? m। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आया होगा, हाँ या ना? t इज इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको मान लिया हम लोगों ने कितना? u। इनिशियल वेलोसिटी हो गया। t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोगों ने कितनी मानी है? u मानी है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जा रहा आगे की तरफ, कहाँ जा रहा है? तो इसमें एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? आगे की तरफ। अरे जहाँ जाएगा वहीं एक्सेलरेशन हो रहा है। अब हम मान लेते हैं कुछ टाइम स्मॉल टी बीता, अरे ये t इक्वल टू 0 था, कुछ टाइम लगा यहाँ तक आने में, स्मॉल टी टाइम मान लो। तो ये स्मॉल टी टाइम के बाद जब पार्टिकल इधर आ गया तो हम लोगों ने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d। कितना हो गया? d डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। और इस पॉइंट पे पहुंचने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? v। कितनी हो गई? कोई डाउट इतनी बात में? ये डायग्राम क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता होती है, इसको हटा रहे, ठीक है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता होती है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताएगा कोई? बोलो। वेरी गुड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे यही तो होती है कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? ठीक। अब इस यू स्क्वायर को आप यहाँ पे ले आओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखना, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है? F इक्वल टू एम ए। तो a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये जो a की वैल्यू है उसको हम यहाँ रखेंगे, हाँ या ना? तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a को f अपॉन एम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने d लिया है तो d लिख देंगे। s भी होता तो s चलता, अगर यहाँ s लिखा होता तो s ही लिखा रहने देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ f इंटू डी क्या होता है? f इंटू डी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? इस m को इधर भेजो तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर होगा इज इक्वल टू अपॉन में 2 भी तो आएगा, ये 2 को नीचे शिफ्ट करा दो, इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अब अगर हम यहाँ पे मान लेते कि जो पार्टिकल मूव कर रहा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्या मान लेते कि जो पार्टिकल मूव कर रहा अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती? 0 होती, तो क्या सिचुएशन होती? यहाँ पे रखते हैं, इफ u इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलता? एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वर्क, ये मिलता। तो ये जो वर्क आया है वो कितना आया है? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो कोई ना कोई हमने वर्क किया होगा ना, क्योंकि उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्टिकल पे कोई ना कोई वर्क भी किया गया होगा, क्योंकि फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो वर्क किया गया होगा, इसलिए तो वर्क कितना आया। और ये जो वर्क आया वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? दिस वर्क स्टोर्स एज काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क स्टोर्स एज
काइनेटिक एनर्जी। सो W की जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये आ चुका फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा, अरे जूल ही तो होगा, क्या होगा, जूल होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, निकालो। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर है। मास क्या होगा m, वेलोसिटी क्या होता है LT-1, और इस पे स्क्वायर भी है तो इन दोनों पे आएगा स्क्वायर। तो फाइनली जो डायमेंशन आ जाएगा ml/t-2, ये डायमेंशन। क्वांटिटी ये कैसी है, स्केलर या वेक्टर, बता दो। क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है। एनर्जी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है, नोट करो इतना। तो ये डेरिवेशन हो चुका है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। किसी को इस बात में कोई डाउट तो नहीं आया, इसको हटा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम सुना है, अरे बिल्कुल सुना होगा, न्यूटन्स लॉ कैसे करके आ गए, लीनियर मोमेंटम नहीं सुना। P इज इक्वल टू m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू m इंटू वी, लिख सकते हैं ना। वैसे पता है एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ देखो बोर्ड पे सारे, एक चीज़ तो मैं हम जरा क्लियर कर दें, यहाँ पे हमें v नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमें लिखते हैं सिर्फ I, क्योंकि सिर्फ हमें पता, तुम्हें पता कहाँ। तो आगे ब्रैकेट लिख देना, सॉरी। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन m। इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी जस्ट निकाला, क्या होता है, बोलो, K इज इक्वल टू हाफ mv²। ये जो v है उसको यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू m अपॉन 2। तो ऐसे रखो, ऐसे ही रखो इसको, v की जगह पे रखेंगे p/m, तो इसका स्क्वायरिंग भी तो है। तो फाइनली K इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू p² अपॉन 2m² आएगा। अरे स्क्वायर अलग अलग कर दिया, तो ये m से m, सो K इज इक्वल टू आ जाएगा p² अपॉन, आएगा कि नहीं। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2m इधर भेजो, सो 2mk, देन p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। नहीं लिख सकते, m क्या है, K क्या है, P क्या है, समझ गए। अगर कोई एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास तो फिक्स है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही। काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। अरे हाँ या ना, m इंटू वी है ना, तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगा, वेलोसिटी के चेंज होने से, ठीक है। मास चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ चुका अंडर रूट ऑफ 2mk। इन केस अगर हमारे पास दो पार्टिकल होते ऐसे जिनके मास सेम है लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में क्या होता, देखो, if there are two particles of same mass but different kinetic energy, समझ पा रहे ना, different kinetic energies, तो उस केस में हम क्या लिख सकते थे, P इज इक्वल टू P1 लिखते, अंडर रूट ऑफ 2mk1 लिखते। अरे m सेम है तो
P1 और K1 आएगा फिर, और इसी को हम P2 में क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m, ये इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये रूट 2m से 2m कट जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, K1 अपॉन K2। अरे मूर्खों, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन, इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ K2, ये हो गया कैंसिल, तो रूट से रूट नहीं कटता, नालायक। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2, ये फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या इसके आगे का जो भी है, अब वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको नोट कर लो, मिलते हैं कल।